प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के हम उस काल क्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आज इस व्याख्यान में हम मुख्यतः उन परिस्थितियों और पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे जिनके कारण या जिनकी प्रेरणा से रीतिकाल का उद्भव हुआ, उसका अभ्युदय हुआ या उस काल का जन्म हुआ। रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति अचानक जन्म लेकर विकसित नहीं हुआ करती है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों और पुष्ट परंपराओं को होना जरूरी होता है। रीतिकाल में रीति काव्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां तो थी ही, इसके लिए अपेक्षित आधार रूप परंपराओं को भी संस्कृत के काव्य शास्त्र और साहित्य में हम साफ तौर से देख सकते हैं। रीतिकाल की जो पृष्ठभूमि है उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि की। राजनीतिक दृष्टि से ये काल मुगलों के विशद वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके पश्चात उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। अर्थात हम इस काल के दौरान ये देखते हैं कि किस तरह से मुगल काल एक विराट रूप धारण करता है और धीरे धीरे उसका विनाश भी शुरू हो जाता है। अर्थात उत्थान और पतन दोनों का ये काल कहा जा सकता है। जहांगीर ने अपने राज्य को जो विस्तार दिया था, शाहजहां ने उसमें वृद्धि की। राजपूतों ने भी विश्वास पात्र एवं स्वामी भक्त सेवक होकर दिल्ली के शासन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। देश में सामान्यतः शांति थी। ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण उस समय हो चुका था। सन 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था और इसी संघर्ष के प्रारंभ के साथ ही हम देखते हैं कि वैभवशाली साम्राज्य का ह्रासोन्मुख भी शुरू हो गया था, उसका पतन भी शुरू हो गया था। धार्मिक असहिष्णुता और अहंकारी औरंगजेब के शासन के बागडोर संभालते ही जो उसके शासन के जागीरदार थे, राजा थे, जो हिंदू राजा थे, अर्थात आसपास के जितने भी शासक थे, या एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक उपद्रव भी प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब का अधिकांश समय उपद्रवों के दमन में ही व्यतीत हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सन 1707 ईस्वी में उनके पुत्रों के बीच भी सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। उसका द्वितीय पुत्र जो शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है, गद्दी पर बैठा, जो कुछ उदार था परंतु अधिक दिन जीवित नहीं रह सका। लगभग 50 वर्ष तक केंद्रीय शासन में अस्थिरता रही। अल्पकाल के लिए लोग आते रहे, लेकिन वे भी विलास भोग में लिप्त रहने के कारण राज्य की देखभाल नहीं कर सके। और इस तरह से इन विलासी जो मुगल शासक थे, जो इस तरह से भोग विलास में लिप्त रहते थे, उसके परिणाम स्वरूप देश में अशांति और अव्यवस्था बढ़ती चली गई थी और धीरे धीरे केंद्र की जो पकड़ थी इतनी ढीली हो गई कि साम्राज्य अब दिल्ली और आगरा के क्षेत्र तक ही सिमट गया था। सन 1738 में हुए नादिर शाह के आक्रमण ने इस शासन की नींव प्राय हिलाकर रख दी थी। जो कुछ शेष रहा उसकी कमी अहमद शाह अब्दाली के सन 1761 ईस्वी के आक्रमण ने पूरी कर दी थी। अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और अंदर ही अंदर शक्ति का संचय करते हुए 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया। मुगल सम्राट नाम मात्र को ही शासक रह गए। 1857 ईस्वी की जो देशव्यापी राज्य क्रांति थी, उसने एक बार पुनः
विलासी मुगलों को स्थापित करना चाहा, किंतु वे इसमें असफल रहे। इस तरह से 200-250 वर्ष का जो वैभवशाली शासन का एक तरह से कारुणिक अंत हुआ। रीति काव्य की रचना क्षेत्रों में अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड की कथा भी यहीं रही। अवध के विलासी शासकों का अंत भी बड़ा दुखदायी हुआ। राजस्थान के राजपुरुष पतोन्मुख हो अपने पुराने गौरव को खो बैठे थे। हाँ, इस दौर में बुंदेलों ने मराठों से मिलकर अवश्य कुछ लाभ उठाया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ये जो काल है बड़े उथल पुथल का काल है, जिसमें हम मुगलों के वैभव को भी देखते हैं और उनके पतन के दौर को भी देखते हैं। इस तरह से राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है रीतिकाल की, उसके साथ साथ हम आगे चर्चा करेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि की। समाज की कैसी दशा थी इस दौर में। ये कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, और यानी जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। इसके अनुसार सामाजिक दृष्टि से इस युग को आदि से अंत तक हम घोर अधपतन का युग कह सकते हैं। सामंतशाही के जितने दोष हुआ करते थे, उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव आम जनता में दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। उसके अधीन मनसबदार या अमीर थे, साधारण कर्मचारी थे जो मध्य वर्ग में आते थे। ऊपर से नीचे तक ये शासकों का वर्ग था। शासित वर्ग में एक और श्रमजीवी और कृषक आते थे, तो दूसरी ओर सेठ, साहूकार, दुकानदार और व्यापारी वर्ग था। शासक वर्ग की आय शासित दोनों वर्गों से होती थी। सेठ साहूकारों की आय का स्रोत भी कृषक श्रमजीवी ही थे। इस प्रकार कृषक श्रमजीवियों का ये निम्न वर्ग सभी ओर से शोषित था। अर्थात चाहे वो शासक वर्ग हो और शासित वर्ग में भी जो दुकानदार साहूकार थे, वे भी सब जो है शोषण, सभी कृषक और मजदूरों का शोषण करते थे। कहने का अभिप्राय यही है कि कृषक और श्रमजीवी जो वर्ग था वो सभी के शोषण का केंद्र था। श्रमजीवी वर्ग को या कृषक वर्ग को किसी न किसी की बेगार करनी पड़ती थी और इसके बदले में मिलती थी उन्हें कोड़ों की मार। सेनाओं के प्रयाणों यानी सेनाएं जब गमन करती थी, युद्ध होता था, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण जो भी मतलब इस तरह की घटनाएं घटती थी, तो कृषकों के एकमात्र साधन कृषि की भी हानि होती थी। अभिप्राय यह है कि इस युग में जो निम्न वर्ग था अर्थात गरीबों की आर्थिक स्थिति थी वो अत्यंत शोचनीय थी और शासक एवं संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। ऐसी अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं दिखती है। कार्य सिद्धि के लिए उत्कोच अर्थात रिश्वत लेना देना आम बात थी। नारी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग करना जीवन का मूल मंत्र हो गया था। विलास के साधनों की खोज, उनका संग्रह और सुरा सुंदरी की आराधना अभिजात्य वर्ग का शगल हो चुका था तथा मध्य वर्ग उसका अनुसरण करता था। किसी कन्या का अपहरण करना अभिजात्य वर्ग के लिए आम था। कदाचित इसीलिए अल्पायु में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, अर्थात बाल विवाह की जो कुप्रथा थी उस दौर के समाज में प्रचलित थी। दूसरी ओर बेगमों और रक्षिताओं की असंख्य संख्या के बावजूद ये लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। विलासी माता पिता की संतानें भी व्यभिचार में डूबी हुई थी। मुसलमानों में शिया और सुन्नी, तुरानी और ईरानी का भयंकर भेद था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि उस युग का जो समाज था वो रूढ़ियों, जादू टोनों, अंधविश्वास, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दासियों, रखेलों का घर में वर्चस्व तथा अनेक प्रकार की कुरीतियों से पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका था। ऐसे इस विकृत समाज की जो पृष्ठभूमि थी अर्थात इस तरह की जो सामाजिक स्थितियां थी उसमें रीतिकाल का पल्लवन होता है। अगली पृष्ठभूमि या जो परिस्थितियां थी वो सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थिति थी, अर्थात अगले उस क्रम में हम सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत ये युग चहुमुखी ह्रास का युग
कह सकते हैं, जिसमें सभ्यता और नैतिकता के साथ साथ धर्म और संस्कृति के क्षेत्रों में भी ह्रास हो रहा था। धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर और रूढ़ियों का बहुत बोलबाला था। पंडित और मुल्ला धर्म के ठेकेदार होते जा रहे थे। सूफी संतों आदि के कारण हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों में निकट आने का जो उपक्रम पहले जो चल रहा था, अर्थात किस तरह से अकबर के शासन के दौर में इस्लामी संस्कृति और भारतीय संस्कृति जो निकट आ गई थी, हम यहाँ कह सकते हैं कि औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो गया था वो दो, जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव तथा लोभवश उनका संबंध तत्व चिंतन से छूटकर भौतिकता के साथ हो गया था। तो जो पहले आध्यात्मिक, ये वैष्णव संप्रदाय में जो आध्यात्मिकता दिखाई देती है, वो भी ऐसा लगता है कि भौतिकता उसमें समा गई थी, आध्यात्मिकता छूट गई थी। मंदिरों में भी अब ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी, यानी जो आध्यात्मिक केंद्र थे वो भी विलासता के केंद्रों में बदलने लगे थे। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण के अतिशय श्रृंगार और लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। दूसरी ओर इस्लाम धर्म रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण जीवन की वास्तविकता से दूर हो गया था, अर्थात इसमें भी किस तरह की रूढ़िवादिता आ चुकी थी। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के मूल सिद्धांतों, ये दोनों ही धर्म जो जीवन के मूल सिद्धांत थे उनसे दूर हो गए थे। बाह्य आचरण के कारण संपन्न वर्ग धर्म और नैतिकता से दूर हो गया था, जिससे विलासिता को खुली छूट मिल गई थी। आम जन में अंधविश्वास इतना घर कर गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों की तकियों पर जाकर मनोरथ सिद्धि करने लगे थे, अर्थात मन्नतें मानने लगे थे। अंधविश्वास जैसे आम जनता में घर कर चुका था, यानी जो समाज के जो दोनों ही जो समाज थे, अर्थात हिंदू और मुसलमान, उनमें भयंकर अंधविश्वास पनप गया था। इसका अनुचित लाभ पुजारी और मुल्ला उठाते थे और ये धर्म स्थान जो भ्रष्टाचार तथा पापाचार के केंद्र बनते जा रहे थे। मठ और मंदिरों में देवदासियों के नृत्य होने लगे थे। इनके पास ऐश्वर्य विलास के इतने साधन थे कि अवध का नवाब भी इनसे ईर्ष्या करता था। अर्थात कह सकते हैं कि जो धार्मिक अड्डे थे या केंद्र थे, वो भौतिकता और ऐश्वर्य विलास के संसाधन बनते जा रहे थे। सूरदास के काव्य में राधा कृष्ण के प्रति जो भक्ति तथा आध्यात्मिकता की भावना थी, वह इस दौर में स्थूल इंद्रियता और लोलुपता में परिवर्तित हो चुकी थी। अर्थात किस प्रकार से भक्ति और आध्यात्मिकता वो भौतिकता में और लोलुपता में बदल चुकी थी। राधा कृष्ण के नाम पर मानसिक कामवासना के प्रदर्शनों का ये शिष्ट तरीका मात्र था। किस प्रकार से लोग जो है उसमें काम वासना का प्रदर्शन करने लगे थे। वस्तुतः हम यहाँ इस दौर में कह सकते हैं कि इस युग में अशिक्षित जन समुदाय अंधविश्वास, तीर्थ व्रत, ताबीज, मनोतियां, रामलीला, मानस पाठ, सूर, मीरा के पद, गजलें, कवालियां धर्म प्रदर्शन के अंग बनकर रह गए थे। अर्थात ये सारा जो कृत्य था, जो सांस्कृतिक जो कृत्य था, वो एक तरह से धर्म प्रदर्शन के दिखावा मात्र रह गए थे, अर्थात धर्म प्रदर्शन के केंद्र बनकर रह गए थे, अंग बनकर रह गए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समय की अर्थात तत्कालिक जो समय की सांस्कृतिक धार्मिक जो स्थिति थी, वो भी कोई बहुत ही अनुकूल नहीं थी या बहुत ठीक नहीं थी, यानी जनमानस से दूर थी। और इसी के कारण रीतिकाल का जन्म होता है, अर्थात काव्य कला का जन्म होता है। अगली परिस्थिति में या अगली पृष्ठभूमि के रूप में हम कलात्मक पृष्ठभूमि को देखते हैं, अर्थात उस दौर में किस तरह की कलात्मकता विकसित थी। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल सब प्रकार से राजाओं, नवाबों तथा जागीरदारों के ऐशो आराम और स्वच्छंद व्यवहार का काल था। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि कलाओं का इस युग में विकास और अभ्युदय हुआ। अकबर ने स्थापत्य के क्षेत्र में विराट कल्पनाओं को साकार किया। शाहजहां की इमारतों में कलात्मक सूक्ष्म सौंदर्य और अलंकरण की विशेषता है। ताजमहल स्थापत्य और मूर्ति कला का अद्भुत मिश्रण है। चित्रकला में फारसी और भारतीय शैली में समन्वय के दर्शन होते हैं, अर्थात उन दोनों में भारतीय और फारसी जो शैली है वो एक साथ दिखाई देती है। सम्राटों के अतिरिक्त पशु पक्षी तथा नायक नायिकाओं के चित्र भी बनाए गए हैं।
राजस्थान यानी चित्रकला में प्रकृति भी है, तो भौतिकता के नायक नायिकाओं और शासकों के भी चित्र हमें दिखाई देती है। राजस्थानी और कांगड़ा शैलियाँ इस काल की प्रसिद्ध चित्रकला की शैलियाँ थी। स्त्री सौंदर्य के अंकन में इस काल के चित्रकार अद्वितीय थे, यानी स्त्री के सौंदर्य का अंकन इस काल की चित्रकला में अद्भुत दिखाई देता है। संगीत कला भी शासकों के यानी राजाओं के आश्रय में पनप रही थी। तानसेन और बेजू बावरा की समृद्ध संगीत कला को शुष्क और अरसिक औरंगजेब की सुनी विचारधारा ने आघात पहुंचाया। इसी मुगल काल का वो दौर था, वो एक तरह से वैभवशाली दौर था, जहाँ पे बेजू बावरा और तानसेन की संगीत कला ने अपनी ऊंचाइयां छुई, लेकिन औरंगजेब की जो विचारधारा थी उसने इसको नुकसान पहुंचाया, आघात पहुंचाया। आगे चलकर मोहम्मद शाह रंगीले ने इस कला को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। जयपुर और लखनऊ के राजघरानों ने संगीत कला का उत्थान दिया। इस प्रकार से हम इस दौर में कलात्मक पृष्ठभूमि के रूप में स्पष्ट रूप से देखते हैं कि मुगल काल में कलात्मक अभ्युदय हुआ, कलात्मक विकास हुआ, अर्थात हर तरह की कलाओं का विकास हुआ। जैसे चाहे स्थापत्य कला की बात हो, चाहे चित्रकला की बात हो, चाहे संगीत कला की बात हो, इनमें इस दौर में अद्भुत विकास हमें दिखाई देता है। कलात्मक पृष्ठभूमि के पश्चात हम उस दौर में जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी उस पर भी विचार करते हैं। साहित्य और कला की दृष्टि से ये युग प्राप्त समृद्ध माना जाता है, कुछ विकसित माना जाता है। कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के थे, यानी वे आम जनता से संबंधित थे, लेकिन अपने आश्रयदाताओं से उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि उनकी गणना समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। जन साधारण लोग थे, लेकिन अपने सम्मान के कारण वो प्रतिष्ठित थे। किंतु दुर्भाग्य की बात ये रही कि इन्हें वह आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकी, यानी जो रचनात्मक आज़ादी थी, अर्थात रचनात्मक काव्य की जो स्वतंत्रता थी वो नहीं प्राप्त हो सकी, जो सृजन के लिए अनिवार्य होती है। उन्हें अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। फारसी राजकीय भाषा होने के कारण इसके अलंकार शैली का प्रभाव इस युग की प्राय सभी भाषाओं पे हमें दिखाई देता है। फलस्वरूप जो राजा के आश्रय में पलने वाले जो कवि थे, वे अपने विलासी शासकों को गुदगुदाने के लिए संयोग श्रृंगार की रचनाएं करते थे तथा अतिरंजनापूर्ण यानी अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में अपने आश्रयदाताओं की प्रस्तुतियां लिखते थे, अर्थात उनकी प्रशंसा किया करते थे। कवि चमत्कार प्रदर्शन के लिए फारसी की अपेक्षा संस्कृत काव्य शास्त्र से सामग्री ग्रहण करते थे। तो यहाँ देखिए, इन कवियों ने इन उपकरणों का निरूपण भी इतने मनोयोगपूर्ण ढंग से किया है कि आज इस पद्धति अर्थात रीति के कारण ही इस युग को रीति काल की संज्ञा दिया जाना अधिक उपयुक्त समझा जाता है। इस प्रकार के ग्रंथों की रचना के मूल में इन कवियों के संभवतः दो उद्देश्य थे। नंबर एक, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन, और दूसरा, उस युग के काव्य रसिकों को इनका अनिवार्यतः ज्ञान करवाना और काव्य गोष्ठियों में पुरस्कार और वाहवाही लूट सके। ये कारण थे जिसकी वजह से ये अपने रचनाओं में इनका समायोजन करते थे। इस युग में कुछ कवि ऐसे भी थे जो राजकीय वातावरण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपने काव्य का सृजन कर रहे थे, अर्थात कविता कर रहे थे। इसलिए उनकी रचनाएं काव्य शास्त्रीय उपकरणों के समावेश से सर्वथा अछूती रही। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि इस युग में राजाश्रित कवियों और जन कवियों द्वारा रचित साहित्य गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टि से इतना विशद है कि हिंदी साहित्य उस पर सहज ही गर्व कर सकता है। इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में रीतिकाल अर्थात मध्यकाल के उत्तरकाल अर्थात रीतिकाल की उन प्रेरक परिस्थितियों या उनकी पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की। आज इतना ही। अगले क्रम में हम रीतिकाल के उन लक्षण ग्रंथों की परंपरा पर विचार करेंगे। धन्यवाद।